एनिमे की स्टार्टिंग में हम एक लड़के रे को देखते हैं जो कि एक ग्रेव के आगे खड़ा होता है। वो ग्रेव उसके दोस्त हावर्ड की होती जो कि वॉर के टाइम रे को प्रोटेक्ट करते हुए मारा गया था। रे हावर्ड की मौत को देखकर अपनी पावर को अनलिश कर देता है जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम रे को देखते हैं जो कि आर्नोल्ड एकेडमी में पढ़ने के लिए आया होता है। इस एकेडमी में सिर्फ नोबलिस फैमिली के बच्चे ही पढ़ते हैं और रे पहला था जो कि एक ओडरनी होने के बाद भी इस एकेडमी में पढ़ने के लिए आया होता है। पर जब एकेडमी के बच्चों को ये बात पता चलती कि रे एक नोबल नहीं है तो वो उससे हेट करने लगते हैं। तभी एक स्टूडेंट जिसका नाम एल्बर्ट होता है और रे के पास आता है और उससे कहता है कि तुम इस एकेडमी में नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि ये एकेडमी सिर्फ नोबल्स के लिए। पर रे को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। फिर जब एल्बर्ट रे से लड़ने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम एमिलिया होता है। एमिलिया यहाँ की सबसे बड़ी नोबल फैमिली की बेटी होती है और सभी स्टूडेंट उसको बहुत ही रिस्पेक्ट और पसंद करते थे। एमिलिया को वहाँ पर देखकर एल्बर्ट और बाकी सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर एमिलिया रे के पास आती है और उसको अपना नाम बताती है और रे उसको अपना नाम रे व्हाइट बताता है। एमिलिया बताती है कि रे ऐसा पहले जो कि ओडरनी होने के बाद भी इस एकेडमी में पढ़ने के लिए आया है, इसलिए शायद से रे में कुछ खास बात जरूर होगी। और एमिलिया रे से कहती है कि अगर उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसके पास आ जाए। रे एमिलिया को उसकी काइंडनेस के लिए थैंक्स बोलता है और उसके बाद वो सभी हॉल में आ जाते हैं जहाँ पर इंट्रेंस सेरेमनी हो रही होती है और प्रिंसिपल एबे सभी स्टूडेंट्स को आर्नोल्ड एकेडमी के बारे में बताती है। वो उन सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि इस एकेडमी में हम सभी सोर्सरर को उनकी मैजिक पावर को कंट्रोल करना और उसके बारे में सिखाते हैं जिससे कि वो सभी आगे चलकर एक ग्रेट सोर्सरर बन सके। प्रिंसिपल एबेल के बाद अगली स्पीच एमिलिया रोज की होती है और वो सभी स्टूडेंट्स को स्पीच देती है। उसके बाद रे अपनी क्लास में आता है और सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो एक ऑर्डिनरी फैमिली से है। रे को देखकर स्टूडेंट्स ज्यादा खुश नहीं होते क्योंकि उन्हें ऑर्डिनरी पसंद नहीं थे। फिर टीचर ग्रे रे को अपनी सीट पर जाकर बैठने के लिए कहती है और उसके बाद रे विंडो के बाहर देखने लगता है। रे को अभी भी वॉर के बारे में याद आ रहा होता है। तभी टीचर रे को क्लास में ध्यान लगाने के लिए कहती है। फिर टीचर एमिलिया से सोर्सरर रैंक के बारे में पूछती है और एमिलिया सभी रैंक के बारे में सब कुछ बता देती है। उसके बाद टीचर सभी को 7 ग्रेट सोर्सरर के बारे में बताती जो कि दुनिया के सबसे पावरफुल सोर्सरर थे। उनमें से एक आर्नोल्ड एकेडमी की प्रिंसिपल एबे जो कि फ्लेम सोर्सरर है और दूसरी कर्नल जो कि विच सोर्सरर है। पर सबसे स्ट्रॉन्ग आइस ब्लेड सोर्सरर के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है क्योंकि उनका मानना है कि वो सोर्सरर वॉर के बाद गायब हो चुके हैं। पर कुछ लोगों को अभी भी यकीन है कि आइस ब्लेड सोर्सरर अभी भी जिंदा है, इसीलिए आर्नोल्ड एकेडमी में सभी स्टूडेंट्स को उनके पावर के बारे में सिखाया जाएगा जिससे कि वो सभी एक ग्रेट सोर्सरर बन सके। फिर एल्बर्ट टीचर ग्रे से पूछते कि क्या रे जैसा एक ऑर्डिनरी हमारे साथ इस एकेडमी में पढ़ने वाला है, जिस पर टीचर बताते कि रे ने भी एंट्रेंस एग्जाम को पास किया इसीलिए वो भी इस एकेडमी में पढ़ सकता है। उसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स अपने सोर्सरी की क्लास में आ जाते जहाँ पर टीचर ग्रे उन सभी को मटेरियल कोड के बारे में बताती है। मटेरियल कोड एक तरह का मैजिक है जिसका यूज करके आप अपनी मैजिक से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। टीचर ग्रे बताते कि ये सब मैजिक भी 3 फॉर्म लिक्विड, गैस और सॉलिड में हो सकती है। जिसके बाद एमिलिया मटेरियल कोड का यूज करके एक रोज बनाती जिसे देखकर सब एमिलिया से इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर उनमें से एक स्टूडेंट टीचर ग्रे से नॉन मटेरियल कोड के बारे में पूछता है जिस पर टीचर बताते कि वो कोड अब एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए नॉन मटेरियल कोड का यूज अब नहीं होता है। फिर उस लड़की की तरफ देखने लगता है जिसने नॉन मटेरियल कोड के बारे में पूछा था। वो लड़की अपना फेस कवर करके रखी होती इसलिए वो रे को उसका फेस नहीं दिख रहा होता है। फिर उस लड़की से लाइब्रेरी में मिलता है और बातें करता है। जिसके बाद रे उस लड़की के फेस को देखता है तो उसको पता चलता है कि वो लड़की तो एक हाफ एल्फ है। फिर वो हाफ एल्फ रे को अपना नाम एलिसा बताती है और रे एलिसा से कहता है कि तुम बहुत ही क्यूट हो। उसके बाद रे अपने रूम में आता है जहाँ पर उसको अपना न्यू रूममेट एवी मिलता है। एवी रे से कहता है कि उसको रे के बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो लोगों के पावर से जज करता है। फिर जैसे ही वो रे से अपना हाथ मिलाता है तो उसको पता चल जाता है कि रे के पास भी एक अच्छी बॉडी है। उसके बाद वो दोनों अपने कपड़े उतार लेते और उन दोनों की बॉडी बहुत ही अच्छी होती है। एवी रे का वेलकम करता है और उससे कहता है कि तुम्हारे साथ रहने में मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। रे भी एवी की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन सुबह रे वॉक पर जाता है जहाँ पर उसको एक लड़की मिलती है जो कि फ्लावर में पानी को देने के लिए आई होती है। वो लड़की रे को अपना नाम रेबिका ब्राडली बताती है और रे उसको अपना नाम रे व्हाइट बताता है। जिसे सुनने के बाद रेबिका रे से पूछती है कि तुम वही ऑर्डिनरी हो, जिस पर रे रेबिका से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे जानती हो। फिर रेबिका बताते हैं कि तुम इस एकेडमी में पहले ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो जो कि बहुत ही पॉपुलर है, इसीलिए एकेडमी में सब तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे हैं। फिर रे जब एबी को रेबिका के बारे में बताता है तो एबी रे से पूछते है क्या तुम नोबल फैमिली के बारे में नहीं जानते हो, जिस पर रे बताता है कि वो कंट्री साइड में रहा इसलिए उसको इन सब नोबल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। ब्रैडली और ऑर्गन तीनों फैमिली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोबल फैमिली है जो कि यहाँ की पॉलिटिक और किंगडम को मैनेज करती है और इनके पास बहुत ही ज्यादा पावर है। पर इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग रोज एमिलिया और उसकी फैमिली जो कि इन तीनों फैमिली से सबसे ऊपर आती है। फिर एकेडमी के अंदर आने के बाद रे एवी से कहते हैं कि उसको प्रिंसिपल से कुछ काम है, इसलिए वो बाद में उससे आकर मिलता है। एवी भी रे की बात मान लेता है और इधर रे भी प्रिंसिपल रूम की तरफ जाने लगता है। तभी रे एक लड़की से टकरा जाता है और वो लड़की रे को देखकर पहचान जाती है कि वो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है।
जिसके बारे में सभी बात कर रहे। फिर रे उस लड़की को अपना नाम रे व्हाइट बताता है और उसके बालों की तारीफ करता है, जिसे सुनने के बाद वो लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसको रे एक अच्छा इंसान लगने लगता है। फिर वो लड़की रे को अपना नाम क्लैरिस बताती है, जो कि यहाँ की नोबल फैमिली क्लेवलैंड से बिलोंग करती है। रे को क्लैरिस का इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा लगता है। फिर वो क्लैरिस से पूछता है कि क्या तुम्हें लेट नहीं हो रहा है, जिसे सुनने के बाद क्लैरिस को याद आता है कि वो क्लास के लिए लेट हो रही है। फिर वो रे से कहती है कि हम स्कूल के बाद बात करेंगे। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और इधर रे भी प्रिंसिपल के रूम में आ जाता है, जहाँ पर एबी रे से कहती है कि वो रे को अपनी लाइफ एंजॉय करता देख बहुत ही खुश है, पर उसको अपने पुराने दिन याद आते जब वो सभी एक साथ टीम बनाकर रहते थे। उसके बाद सीन चेंज होता है और ग्राउंड में सभी शॉर्ट प्रैक्टिस के लिए आए होते हैं, जहाँ सभी रे और एल्बर्ट की फाइट को देख रहे होते हैं। एबी एमिलिया के पास आता है और उससे कहता है कि मैं रे का फ्रेंड हूँ। एमिलिया पूछती है कि सभी लोग रे को इतना बुरा क्यों कह रहे हैं, जिस पर एबी बताता है कि रे एक ऑर्डिनरी है और सभी नोबल्स स्टूडेंट रे को पसंद नहीं करते, इसलिए वो सभी रे को बुरा कह रहे। और इधर रे एल्बर्ट को शॉर्ट बैटल में हरा देता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर जब एल्बर्ट दोबारा से रे पर अटैक करने की कोशिश करता है तो रे एल्बर्ट की शॉट को तोड़ देता है और रे की स्किल को देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर एल्बर्ट को यकीन नहीं हो रहा होता कि रे ने उसको हरा दिया। प्रिंसिपल भी इस बैटल को देख रही होती है और वो रे को देखकर कहती है कि रे अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर पा रहा है। इसके बाद हम रे और एवी को देखते हैं, जो कि अपने रूम में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। एवी रे से पूछते हैं कि क्या तुम 2 क्लब को ज्वाइन करने वाले हो और क्या तुम उसको मैनेज कर पाओगे, जिस पर रे बताता है कि वो इन सब को मैनेज कर लेगा। इतना कहने के बाद वो एवी को अपना गोल्ड हंटर लाइसेंस दिखाता है, जिसे देखकर एवी हैरान हो जाता है और उसके बाद रे हंटर क्लब में आता है, जहाँ पर पहले से ही बहुत लोग होते हैं और वहाँ पर एवी भी होता है। हंटर क्लब का लीडर रे से पूछते हैं क्या तुम इस क्लब को ज्वाइन करने के लिए आए हो, जिस पर रे बताता है कि हाँ वो इस क्लब का हिस्सा बनने के लिए आया है। जिसके बाद लीडर रे से कहता है कि मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर वो रे को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है, जिसके बाद रे अपने कपड़े उतार देता है और उन सभी को अपनी बॉडी दिखाता है। रे की बॉडी बहुत ही अच्छी होती है और शाइन कर रही होती है, जिसे देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर लीडर रे से कहता है कि तुम्हारी इतनी बॉडी के लिए तुमने बहुत ही मेहनत की होगी, जिस पर रे बताता है कि उसने काफी सालों तक जंगल में ट्रेनिंग की है। जिसे सुनने के बाद लीडर रे को अपना गोल्ड हंटर लाइसेंस दिखाकर पूछता है कि क्या ये तुम्हारे पास भी लाइसेंस है। फिर रे भी अपने गोल्ड हंटर लाइसेंस को दिखाता है, जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और रे को क्लब का मेंबर बना लिया जाता है। उसके बाद रे फ्लावर गार्डन क्लब को ज्वाइन करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर रेबिका उस क्लब की लीडर होती है। उस क्लब में सभी लड़कियां होती है और ये उन सभी से कहते हैं कि वो इस क्लब को ज्वाइन करना चाहता है, जिस पर डियाना मना कर देती है और बताते हैं कि हम क्लब में किसी भी लड़के को नहीं आने दे सकते, क्योंकि इसका शायद से कुछ और मोटिव होगा जिसकी वजह से ये यहाँ पर आया है। फिर रेबिका डियाना से कहती है कि तुम चाहो तो रे को टेस्ट कर सकते हो, जिससे हमें पता चल सकता है कि रे इस क्लब को ज्वाइन करने के लिए परफेक्ट है या फिर नहीं। उसके बाद डियाना रे को बिल्डिंग के छत पर लेकर आती है और उससे कहती है कि हमें यहाँ पर कुछ फ्लावर्स लगाने हैं, इसलिए तुम इस जगह को फ्लावर लगाने के लिए एक अच्छा सा गार्डन बना दो। रे डियाना की बात सुनकर काम करना शुरू कर देता है और वहाँ पर सारी ग्रास निकाल रहा होता है। अगले दिन रे से मिलने के लिए वहाँ पर रेबिका आ जाती है और उसको लंच देती है। रेबिका रे को बताती है कि वो यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है, जिसे सुनने के बाद रे रेबिका से कहता है कि तुम टॉप 3 फैमिली में से एक हो और साथ में इस एकेडमी स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट भी हो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी वो दोनों नीचे 2 स्टूडेंट को आपस में शॉट प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। रेबिका बताती है कि वो शायद से आने वाले शॉट टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। रे रेबिका से इस टूर्नामेंट के बारे में पूछता है, जिस पर रेबिका बताती है कि वो शॉट टूर्नामेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग शॉट फाइटर को ढूंढा जाता है। फिर रेबिका रे से पूछती है क्या तुम इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेने वाले हो, जिस पर रे बताता है कि उसने अभी इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। रेबिका रे की मसल को देखने लगती है और उससे पूछती है क्या वो उसकी बॉडी को टच कर सकती है, जिस पर रे उसको हाँ कर देता है और रेबिका रे की मसल को टच करती है और उसको बताती है कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। रे बताता है कि उसने काफी दिन तक जंगल में ट्रेनिंग की, इसलिए उसकी बॉडी अच्छी है। एक वीक बाद रे सभी को अपना काम दिखाता है, जो कि उसने पूरा कर लिया होता है। रे के काम को देखकर फ्लावर क्लब्स की सारी गर्ल्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर डियाना भी रे को क्लब में ज्वाइन करने की परमिशन दे देती है। इसके बाद रे अपने डोम में जा रहा होता है और प्रिंसिपल की बात को याद करने लगता है। प्रिंसिपल ने रे को एक मिशन के लिए बुलाया था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इस एकेडमी में एक स्पाई आ चुका है, इसलिए वो चाहती है कि रे इस बारे में पता लगाए और उन्होंने सभी टीचर को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। फिर रे वहाँ पर क्लैरिस को देखते हैं, जो कि वहाँ पर कुछ बग्स को देख रही होती है। रे क्लैरिस से पूछते कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिसे सुनने के बाद क्लैरिस घबरा जाती है। फिर वो रे से कहते कि मैं यहाँ पर बग्स को देख रही हूँ, जिसके बाद रे बताता है कि उसको भी बग्स बहुत ही पसंद है। ये सुनकर क्लैरिस खुश हो जाती है और वो रे से कहती है कि उनको बाकी सभी की तरह डॉग्स और कैट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको तो ज्यादा इंटरेस्ट बग्स को देखने में ही आता है। रे क्लैरिस से कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बग्स के बारे में और बताऊंगा, जिन्हें मैं जंगल में देखा करता था। क्लैरिस रे की बात मान लेती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टीचर रे से सोसरी के कुछ फॉर्मेशन के बारे में पूछती है, जिस पर रे सभी फॉर्मेशन के बारे में बता देता है। फिर टीचर रे से कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, और ये सुनकर एल्बर्ट को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद टीचर सभी स्टूडेंट से कहती है कि आज हमें जंगल में एक स्पेशल टेस्ट के लिए जाना होगा, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स अपने अपने ग्रुप बना ले। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स आपस में ग्रुप बनाने लगते हैं। रे और एबी अपना ग्रुप बनाना शुरू कर देते। फिर वो दोनों एलिसा के पास आ जाते और उसको भी अपने ग्रुप में आने के लिए कहते हैं। एलिसा रे की बात मान लेती है और उस ग्रुप में
आ जाती है तभी एमिलिया उनके पास आती है। एमिलिया रे से पूछती है क्या उनके ग्रुप में मेरे लिए कोई जगह है, जिस पर रे बताता है कि तुम्हारी जगह इस ग्रुप में पहले से ही है। सभी स्टूडेंट्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि एमिलिया रे वाइट के ग्रुप में ज्वाइन कर रही है। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स जंगल में आ जाते हैं और टीचर उन्हें एग्जाम के रूल्स बताती है कि उन सभी को जंगल में जाकर स्टैम्प्स को कलेक्ट करना होगा। इस टेस्ट में उन्हें बाहर से किसी भी तरह की मदद नहीं मिलेगी। फिर एवी रे से पूछते हैं क्या वो इस टेस्ट के लिए नर्वस है, जिस पर रे बताता है कि मुझे अपना पास्ट याद आ रहा है। उसके बाद रे सभी को कहता है कि वो पीछे रहकर सबको प्रोटेक्ट करेगा और एवी सबसे आगे रहेगा। फिर वो सभी जंगल में चले जाते हैं और तभी एलिसा के पास एक मोस्टर आ जाता है जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं। पर रे उस मोस्टर को एक ही अटैक में खत्म कर देता है और ये देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर रे और उसकी टीम को उसका पहला स्टैंप मिल जाता है और वो सभी आगे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ बाकी किसी के टीम के मेंबर को एक भी स्टैंप नहीं मिला होता है। रात में रे अपने सभी दोस्तों के साथ कैंपिंग करने लगते हैं, जहाँ पर वो सभी बोनफायर के आगे बातें कर रहे होते हैं। वो सभी रे के सर्वाइवल स्किल की तारीफ कर रहे होते हैं कि किस तरह रे ने सभी मोस्टर्स को खत्म कर दिया और उसको जंगल के बारे में सब कुछ पता है। फिर रे बताता है कि उसने इन सब की ट्रेनिंग बहुत ही पहले ले ली थी, इसलिए उसको जंगल में सर्वाइव करना आता है। एवी एमिलिया से पूछते हैं कि तुम तो सबसे बड़े नोबल की फैमिली की बेटी हो और तुम्हें एकेडमी में सभी बहुत ही पसंद करते हैं, जिस पर एमिलिया सैड हो जाती है और बताती है कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपनी लाइफ खुद के तरीके से जीना चाहती है। फिर रे सोचने लगते हैं कि क्या उसको अपनी सच्चाई इन सभी लोगों के सामने लाना चाहिए, क्योंकि उसके मास्टर ने उसको बताया था कि अगर रे को उसके अच्छे दोस्त मिले जिन पर वो ट्रस्ट कर सकता है तो रे उन सभी को अपनी सच्चाई के बारे में बता सकता है। पर इस बात से परेशान था कि वो सब इसके बारे में जानने के बाद उससे नफरत न करने लगे। उसके बाद सभी सोने लगते हैं और रे रात में पहरा दे रहा होता है। अगली सुबह रे और बाकी सभी को किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद रे उस ओर जाने लगता है और इधर एक मोस्टर एल्बर्ट पर अटैक करने जा रहा होता है। तभी रे वहाँ पर आ जाता है और उस मोस्टर को अपने स्किल का यूज करके खत्म कर देता है। उसके बाद वहाँ पर एमिलिया और सभी आ जाते हैं और वो एल्बर्ट और उसके सभी दोस्तों की मदद करने लगते हैं। फिर एमिलिया रे से पूछती है क्या इस मोस्टर को तुमने हराया, जिस पर रे बताता है कि हाँ इस मोस्टर को उसने ही हराया है। एमिलिया रे से पूछने लगती है कि वो कौन है और उसकी सच्चाई क्या है। तभी हम वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो कि पेड़ के पीछे छुपा होता है और वो अपने मैजिक से उस मोस्टर को दोबारा से जिंदा कर देता है। इस बार वो मोस्टर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन रे उस मोस्टर के सभी अटैक को रोक लेता है। फिर एमिलिया और सभी उस मोस्टर पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि रे को एक चांस मिल जाता है और रे उस मोस्टर को अपनी सोर्ड से काट देता है। रे अपने दोस्तों को देखकर अपनी पुरानी टीम को याद करने लगता है। उसके बाद टेस्ट का रिजल्ट बनाया जाता है, जहाँ पर रे और उसकी टीम को सबसे ज्यादा स्कोर मिला होता है। ये देखकर कोई भी स्टूडेंट्स खुश नहीं हो रहा होता, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि रे की टीम एमिलिया की वजह से जीत पाई है। इधर लीडिया अभी भी केरला के साथ रे का वेट कर रही होती, तभी रे वहाँ पर आता है। लीडिया रे से उसकी स्कूल लाइफ के बारे में पूछती है, जिस पर रे बताता है कि उसकी स्कूल लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है। फिर रे लीडिया से अपनी पावर के बारे में पूछता है, जिस पर लीडिया बताती है कि 5 साल बाद ही रे अपनी पावर का यूज कर पाएगा। लेकिन अगर रे को ऐसा फील हुआ कि उसके दोस्त खतरे में तो वो अपनी पावर का यूज कर सकता है, क्योंकि लीडिया ने अपने आइस ब्लेड सोर्सरर की पावर अब रे को दे दी है, इसलिए वो इस पावर का यूज अपने हिसाब से कर सकता है। लीडिया रे को बताते कि उसने जो इनग्राम पर रिसर्च की थी उसकी वजह से कुछ इविल ऑर्गेनाइजेशन उस रिसर्च के पीछे पड़ चुके हैं और बार बार हमें अपने साथ काम करने के लिए ऑफर दे रहे हैं। फिर लीडिया रे से पूछती कि हम अपने मैजिक का यूज कर पाते, जिस पर रे बताता है कि हमें मैजिक का यूज करने के लिए अपने दिमाग का यूज करना पड़ता है, क्योंकि जिस मैजिक फॉर्मेशन को क्रिएट किया जाता है उसको पहले अपने दिमाग में अच्छे से मटेरियल कोड का यूज करके रेडी किया जाता है, फिर उस मैजिक का यूज किया जाता है। लीडिया रे को बताती कि इविल ऑर्गेनाइजेशन के लोग बहुत ही बुरे हैं और वो दिमाग के हिस्से तक जाने के लिए बहुत ही कोशिश करते हैं जहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है, और उसके लिए वो एक बुरे तरीके का यूज करते हैं और उन्हें लोगों को जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सभी बस ज्यादा पावर के लिए वो सब कर रहे और मैंने उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। कर्नल ने मुझे बताया था कि उन्होंने बाकी सभी सोर्सरर को अपना प्लान में शामिल करने की कोशिश की है, पर कुछ सोर्सरर शायद से उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद लीडिया और रे बाहर घूमने के लिए आ जाते हैं। लीडिया रे से पूछती है क्या एकेडमी में उसके फ्रेंड्स बने हैं, जिस पर रे बताता है कि उसने बहुत ही अच्छे दोस्त बनाए हैं, उनमें से एक एल्फ भी है जिसे आपकी बुक बहुत ही अच्छी लगती है। ये सुनने के बाद लीडिया रे से कहती है कि वो अगली बार अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को यहाँ पर जरूर लेकर आए, क्योंकि मैं भी उन सभी से मिलना चाहती हूँ। और रे लीडिया की बात मान लेता है और कहता है कि वो अगली बार उन सभी को अपने साथ जरूर लेकर आएगा। फिर लीडिया रे से कहती है कि शो टूर्नामेंट जल्द ही होने वाला, तो क्या तुम उसमें हिस्सा ले रहे हो, जिस पर रे बताता है कि वो अपनी पावर की सच्चाई के बारे में अभी किसी को भी नहीं बताना चाहता है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो इस शो टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगा और अपने फ्रेंड्स को चेयर करेगा। फिर लीडिया रे को एक बुक देती है और उससे कहती है कि ये तुम्हारे बहुत ही काम आने वाली है, इसमें सोर्सरी और बाकी सभी ट्रेनिंग मैनुअल के बारे में लिखा हुआ है जिसे मैंने बनाया है। रे उस बुक को ले लेता और अगले दिन रे को सुबह एलिसा मिलती है जो कि शहर की लाइब्रेरी में जा रही होती है।
रे एलिसा से पूछता है कि क्या वो भी उसके साथ लाइब्रेरी चल सकता है, जिस पर एलिसा मान जाती है। उसके बाद एलिसा अपने कपड़े चेंज करती है और रे के साथ लाइब्रेरी चलने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो दोनों साथ में लाइब्रेरी जाते हैं, जहाँ पर मिस एलिसा लीडिया की रिसर्च के बारे में पढ़ रही होती है। एलिसा रे से पूछती कि वो क्या पढ़ रहा है, जिस पर रे बताते कि वो एक रोमांटिक नोवेल पढ़ रहा है, क्योंकि उसको इन सब के बारे में ज्यादा पता नहीं है, पर उसको ये पढ़ने में बहुत ही मजा आ रहा है, इसीलिए वो इन सब के बारे में और जानने के लिए नोवेल पढ़ रहा है। फिर एलिसा और रे दोनों लाइब्रेरी से बाहर आते हैं, जहाँ पर कैरिस उन्हें छुप कर देख रही होती है। कैरिस सोच रही होती कि रे आज दूसरी लड़की के साथ यहाँ पर किस लिए आया है, और उसको लगता है कि शायद से रे उस लड़की को डेट कर रहा है। फिर रे और एलिसा दोनों कैरिस के पास आते हैं और उसे देखकर कैरिस बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। रे कैरिस से पूछते हैं क्या वो भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आई है, जिस पर कैरिस बताती है कि एग्जाम आने वाली, इसलिए वो यहाँ पर एग्जाम की तैयारी करने के लिए आई है। फिर रे कैरिस को अपने साथ लंच करने के लिए पूछता है और वो सभी साथ में मिलकर लंच करते हैं। रे कैरिस और एलिसा दोनों को इंट्रोड्यूस कराता है और उसके बाद वो सभी साथ में लंच करते हैं। लंच करने के बाद एलिसा और कैरिस दोनों अपने अपने ड्रोम में वापस जाने लगते हैं। तभी रे उधर एमिलिया को देखते हैं, जो कि एक नोबल मीटिंग के लिए आई होती है। एमिलिया रे को बताते कि ये मीटिंग हर साल होती है और शो टूर्नामेंट की वजह से इस बार कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही है, पर मुझे इन सब मीटिंग में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रे एमिलिया को बताता है कि वो एलिसा और कैरिस दोनों के साथ लंच करके आया है, जिसे सुनने के बाद एमिलिया थोड़ा गुस्सा हो जाती है। फिर वो रे से पूछती है क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो, और रे उसकी बात मान लेता है। उसके बाद वो दोनों शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर एमिलिया अपने बहुत सारे ड्रेसेस सिलेक्ट करती है। रे एमिलिया की ड्रेस की बहुत ही तारीफ कर रहा होता है और तभी एमिलिया रे से पूछती है तुम सभी गर्ल से इतना कैजुअली बात कैसे कर लेते हो, जिस पर ये बताता है कि वो बचपन से बहुत सारी लेडीज के बीच में बड़ा हुआ है, इसलिए वो गर्ल्स के साथ ज्यादा घुल मिल जाता है। तभी एमिलिया अपने पास एक स्पाइडर देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और रे के पास आ जाती है। रे एमिलिया को उसके अंडर गारमेंट्स में देख लेता है, जिसे देखकर एमिलिया बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। फिर वो रे से उसके लिए माफी मांगती है, जिस पर रे बताता है कि वो उसकी गलती है, क्योंकि उसने बिना एमिलिया के परमिशन के उसकी बॉडी को टच किया। उसके बाद रे टीचर ग्रे के पास आता है और टीचर ग्रे ने उसको अपने पास रे से बात करने के लिए बुलाया था। टीचर रे से कहती है कि अगर उसको एकेडमी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो उनके पास आ सकता है, क्योंकि उन्हें ये बात पता थी कि इस एकेडमी में बहुत सारे नोबल रे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। रे बताता है कि वो इन सब को मैनेज कर सकता है और उसको किसी भी नोबल्स की बात बुरी नहीं लगती है, क्योंकि वो उन सभी की बातों को इग्नोर कर देता है और अपने दोस्तों के साथ रहता है। उसने इस एकेडमी में ऐसे दोस्त बनाए जो कि बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं। उसके बाद हम एल्बर्ट को देखते हैं, जो कि जंगल के अंदर ट्रेनिंग कर रहा होता है और अपने मैजिक पावर को इंक्रीज कर रहा होता है। अगले दिन रे हंटर क्लब में एवी के साथ वर्कआउट कर रहा होता है और उसके बाद वो डियाना के पास आता है। डियाना रे को कुछ कप्स देती है और उससे कहती है कि आज तुम कब में जाके वहाँ का कुछ काम पूरा कर दो। रे डियाना की बात मान लेता और क्लब के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो रूम खोलता है और रेबेका को देखते हैं, जो कि अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। ये देखने के बाद रे डोर को बंद कर देता और वो फिर उसके बाद रेबेका से इस गलती के लिए माफी मांगता है। रेबेका रे से कहती है कि वो इस बात को सीक्रेट रखेगा और किसी को भी नहीं बताएगा, और रे रेबेका की बात मान लेता है। फिर रेबेका रे को एक बुक दिखाती जिसमें फ्लावर्स और प्लांट्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद वो दोनों बाहर फ्लावर को देखने के लिए जाते हैं और रे रेबेका को एक बुक पढ़ने के लिए देता है। फिर रेबेका रे से पूछती तुम इस शो टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रहे हो और तुम सिर्फ स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनोगे, जिस पर रे बताता है कि वो एमिलिया रोज को चीयर करेगा और इस टूर्नामेंट के इवेंट को मैनेज भी करेगा। जिसे सुनने के बाद रेबेका बताती है कि एमिलिया बहुत अच्छी स्टूडेंट है और तीनों फैमिली के लीडर की बेटी है। इस एकेडमी में भी बहुत सारे स्टूडेंट उसको बहुत ही पसंद करते हैं। फिर रेबेका से थर्ड फैमिली ओल्ग्रेन के बारे में पूछता है, जिस पर रेबेका बताती कि ओल्ग्रेन फैमिली की बड़ी बेटी और एमिलिया के बीच में जो फाइट होने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ओल्ग्रेन फैमिली की बड़ी बेटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद सभी स्टूडेंट शॉर्ट प्रैक्टिस के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर एमिलिया फाइट कर रही होती है। एमिलिया की फाइट को देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और उसको चीयर किए जा रहे होते हैं। फिर एमिलिया उस फाइट को जीत जाती है और उसके बाद वो टीचर से कहती है कि उसको रे के साथ बैटल करना है, जिस पर टीचर बताते कि रे इस शॉर्ट टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेने वाले, इसलिए वो तुमसे फाइट नहीं करेगा। पर एमिलिया रे के पास जाती है और उससे पूछती है क्या तुम मुझसे फाइट करोगे, जिस पर रे मान जाता है। उसके बाद वो दोनों फाइट करने लगते हैं और रे एमिलिया की स्ट्रेंथ को देखकर समझ जाते कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर एमिलिया रे से कहती है कि वो उससे लड़ना चाहती, क्योंकि उसने जंगल में रे की स्किल्स को देखे थे, जो कि बहुत ही कमाल के हैं। रे भी इस फाइट में एक्साइटेड हो जाता है और वो जैसे ही एमिलिया पर अटैक करने के लिए जा रहा था, तभी उसके माइंड में कुछ होता है, जिसकी वजह से रे की शॉट हाथ से छूट जाती है और वो इस बैटल में हार जाता है। एमिलिया रे से पूछती है कि अभी उसको यहाँ पर क्या हुआ था, जिस पर रे बताते कि उसको कुछ भी नहीं याद है। फिर सभी साथ में बैठकर लंच करते और एवी रे से पूछते तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो, जिस पर रे बताते कि बचपन से उसके मास्टर ने उसको ट्रेन किया, पर उसकी ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होती थी, क्योंकि मेरी मास्टर बहुत ही स्ट्रिक्ट और उन्होंने मुझे सोर्सरी के बारे में सिखाया है।
फिर उसके बाद वहाँ पर एल्बर्ट आ जाता है और रे को फाइट के लिए चैलेंज करता है। रे एल्बर्ट के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद वो सभी जंगल में फाइट करने के लिए आ जाते हैं जहाँ पर एक बैरियर लगा होता है। वो इस फाइट में किसी को भी इंटरफेयर नहीं करने देना चाहते थे। फिर एल्बर्ट रे को अपनी सोर्ड देता है और सोर्ड को देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये फाइट असली सोर्ड से होने वाली होती है और रे इस बैटल के लिए मान जाता है। उसके बाद वो और एल्बर्ट दोनों फाइट करने लगते पर रे एल्बर्ट पर बहुत ही भारी पड़ रहा होता है जिस वजह से एल्बर्ट की सोर्ड उसके हाथ से छूट जाती है। फिर एल्बर्ट अपने पास्ट को याद करने लगता है। उसकी फैमिली को पहले से बड़े नोबल बहुत ही नीचे दिखाते और ये सब देखकर एल्बर्ट को बहुत ही गुस्सा आता। इसलिए उसने सोच लिया होता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा और अपनी फैमिली को रैंक के ऊपर लेकर जाएगा। फिर एल्बर्ट अपने मैजिक पावर से रे पर अटैक करने लगता है लेकिन रे उस अटैक को सोर्ड से ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर सब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते और एल्बर्ट रे से कहते हैं कि तुम जरूर नोबल फैमिली से होगे जो कि अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ अपनी पावर को भी सभी से छुपा कर रखा है। फिर एल्बर्ट को बताते हैं कि वो एक ऑर्डिनरी फैमिली से और वो सोर्ड के साथ मैजिक भी यूज कर सकता है। ये सुनने के बाद एल्बर्ट को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक का यूज रे पर करता है लेकिन रे उस अटैक को अपनी सोर्ड से काट देता है और ये देखकर एल्बर्ट हैरान हो जाता है। उसको यकीन नहीं हो रहा होता कि रे ने उसके सबसे पावरफुल अटैक को ही खत्म कर दिया। फिर एल्बर्ट अपनी हार मान लेता है और रे अपने दोस्तों के पास आता है जहाँ एमिलिया रे से उसकी सच्चाई पूछती है और रे जैसे ही अपनी सच्चाई के बारे में सभी को बताने के लिए जा रहा होता है तभी सब ग्रेविटी मैजिक के कारण नीचे जमीन पर गिर जाते हैं और ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वहाँ पर एक मास्क पहना इंसान आने लगता है जिसने की मैजिक का यूज किया था। उसके बाद वो अपने असली रूप में आता है और सबको पता चलता है कि वो इंसान टीचर ग्रे है। टीचर ग्रे रे से कहती है कि तुम सभी से बहुत ही अलग हो और तुम्हारे अंदर कुछ खास बात है। रे को भी समझ में आ जाता है कि टीचर ग्रे ही वो स्पाई है और उन्होंने ही जंगल में उस मोस्टर का यूज किया था। टीचर ग्रे बताती है कि वो इविल ऑर्गेनाइजेशन से और उन्होंने यहाँ पर एक बैरियर बनाया है जिससे कि बाहर का कोई भी इंसान यहाँ पर नहीं आ सकता और उसके बाद रे पर अटैक करने लगती है लेकिन रे उन सभी अटैक से बच जाता है जिसे देखकर ग्रे रे के दोस्तों पर अपने मैजिक से अटैक करती है जिसे देखने के बाद रे अपने मास्टर की कई बातों को याद करने लगता है कि मुश्किल में वो अपनी पावर का यूज कर सकता है। जिसके बाद रे क्रोनो लॉक को एक्टिव करता है जिसकी पावर की वजह से वहाँ पर आइस आ जाता है जिसे देखकर टीचर ग्रे हैरान हो जाती है। रे अपनी आइस ब्लेड का यूज करता है और उनके सभी अटैक को ब्लॉक कर लेता है। टीचर ग्रे को यकीन नहीं हो रहा होता कि रे ही आइस ब्लेड सोर्सरर है और वो रे से कहती है कि आइस ब्लेड सोर्सरर तो फार ईस्ट के वॉर के बाद से ही गायब हो चुका था। जिस पर रे बताता है कि आइस ब्लेड सोर्सरर ने अपनी रैंक एक बच्चे को दे दी और अब से वो आइस ब्लेड सोर्सरर है। ये सुनने के बाद टीचर ग्रे वहाँ से भागने लगती है पर रे अपनी सोर्ड से उनके पैर पर अटैक करता है जिससे कि टीचर ग्रे वहीं पर रुक जाती है। फिर रे उनके पास आता है। टीचर ग्रे रे से अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगती है तभी वो रे पर अटैक कर देती है पर रे को उनके अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो टीचर से पूछते है कि आप इतना ही कर सकती हो। जिसके बाद टीचर अपने पास से एक इंजेक्शन को निकालती है और अपने दिमाग में मार लेती है और एक को बताती कि मैं एक इविल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हूँ इसलिए इतनी आसानी से नहीं हार सकती हूँ। वो इंजेक्शन टीचर ग्रे के दिमाग में जाकर एक्टिव हो जाता है जिससे कि टीचर ग्रे एक मोस्टर में चेंज हो जाती है। इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है।